हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भूमंडलीकरण के बारे में बात करेंगे। भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण की जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर इंगित करती है कि पूरी दुनिया को एक विश्व का अर्थव्यवस्था या एक अर्थव्यवस्था के रूप में इंगित करती है। पूरी दुनिया को एक गांव की अर्थव्यवस्था मानती है कि अलग अलग जो देश हैं, इन अलग अलग देशों की सभी देशों को मिलाकर के एक गांव की ओर इंगित करती है, या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा एक बाजार, दुनिया को एक बाजार की ओर ले चलती है, जिसमें वस्तु, सेवा एवं वित्त का आदान प्रदान एक मुक्त रूप से किया जा सकता है। एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो वस्तु का निर्माण किया जाता है, उस वस्तु एवं का निर्माण एक देश से दूसरे देश में इसका मुक्त रूप में इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। जहाँ हम सेवा की बात करते हैं, तो एक देश से दूसरे देश में सेवा का आदान प्रदान भी मुक्त रूप से किया जा सकता है। मुद्रा की जहाँ बात करते हैं कि एक देश की जो मुद्रा का जो चलन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश में भी उस मुद्रा का चलन प्रचलित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया को एक बाजार के रूप में भूमंडलीकरण एकीकरण करता है कि पूरी पृथ्वी एक ग्लोबलाइजेशन की ओर, एक गांव की ओर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से इसमें वस्तु, सेवा एवं वित्त का एक मुक्त रूप से आदान प्रदान होता है। यहाँ पर हम श्रम के मुक्त आदान प्रदान की बात नहीं करते हैं, जबकि वस्तु, सेवा एवं वित्त के बारे में बात करते हैं। भूमंडलीकरण की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, या किन कारणों से भूमंडलीकरण अस्तित्व में आया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधुनिकीकरण। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की जहाँ बात करते हैं कि पहले की अपेक्षा अब दुनिया धीरे धीरे आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रही है, और आधुनिकता की ओर आगे बढ़ने से हमारी जो सभ्यता है, ये आधुनिक सभ्यता की ओर आगे बढ़ रही है, जिस कारण से हमारे भूमंडलीकरण का हुआ है। पहले आज हमारे जो औद्योगिकरण का युग है, प्राचीन काल से जब यात्रा शुरू हुई थी, तो उस समय मनुष्य धीरे धीरे एक प्रकृति की ओर से जो वैज्ञानिक पद्धति की ओर आगे बढ़ रहा था, और इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से वैज्ञानिक वस्तुओं का आविष्कार किया गया। और आज हम आधुनिक युग में देखते हैं कि औद्योगिकरण बढ़ रहा है। अब औद्योगिकरण के कारण कई देशों में जो सस्ती वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि उस वस्तु के उत्पादन के लिए वहाँ पर जो साधन है, वो रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इस कारण से उस वस्तु को बनाने में कम कीमत पर अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस औद्योगिकरण के कारण जो वस्तु जिस देश में सस्ती बनती है, वो देश उस वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करता है और उसको अन्य देशों के बाजार में इसको बेचता है, यानी पूरी दुनिया को एक विश्व बाजार के रूप में मान के चलता है, और अपने वस्तुओं का एक मुक्त रूप से इसको आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से नवीन टेक्नोलॉजी के आधार के कारण या संसार के साधनों में जो विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज टेक्नोलॉजी यानी कि पूरी दुनिया एक आदमी की मुट्ठी में हो गई है। इस प्रकार से इंटरनेट का युग है, और इंटरनेट के युग के आधार पर आप एक जगह बैठ करके बहुत ही लाखों कोसों दूरी पर जो आपको वस्तु का ऑर्डर देना है, और वह वस्तु कुछ ही दिनों में आपके घर तक पहुंच पाती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो जो तकनीकी बढ़ रही है, नए नए वैज्ञानिक जो खोजें की जा रही हैं, और उस कारण से धीरे धीरे एक देश से संसार साधनों की जो वस्तुएं हैं, उसका आदान प्रदान एक सुगम होता जा रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी के कारण भी आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारा जो भूमंडलीकरण है, इसको प्रोत्साहन मिलने में मदद मिलती है। राजनीतिक रूप से अगर आप देखते हैं कि राजनीतिक जो हस्तक्षेप की बात करते हैं, तो ये भी एक भूमंडलीकरण के दौर के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक देश की जो राजदूत दूसरे देश में नियुक्त किया जा सकता है, तो एक देश की समस्या का समाधान वहाँ पर रहने वाले उस नागरिकों के बारे में जो किया जाता है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनयिक जो संबंध स्थापित किया जाता है, जो एक भूमंडलीकरण को बढ़ावा देता है। मार्क्स पूंजी
पूंजीवाद के बारे में कहता है कि पूंजीवाद भी धीरे धीरे एक भूमंडलीकरण को बढ़ावा देता है, क्योंकि पूंजीवाद की जो मान्यता है वो कहता है कि उत्पादन और वस्तुओं का जो वितरण होता है या उसका जो उत्पादन होता है उस पर व्यक्ति विशेष का आधिपत्य होना चाहिए। जिस कारण से वो देखता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता एक स्वतंत्र एक राजा के रूप में होता है। वो जहाँ चाहता है, जिस प्रकार से उसकी हैसियत होती है, उसी प्रकार से वस्तुओं को खरीद सकता है। तो इस प्रकार से जब ग्लोबलाइजेशन होगा, भूमंडलीकरण होगा, विश्व बाजार एक होगा, तो जो वस्तु जिस देश में ज़्यादा मात्रा में बनेगी या अच्छी क्वालिटी में बनेगी, कम लागत पर बनेगी, तो इस प्रकार से उपभोक्ता के लिए भी इसमें एक फायदा होता है। जिस कारण से एक पूंजीवाद की जो विचारधारा है, जब धीरे धीरे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला तो पूंजीवाद ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से भूमंडलीकरण के बारे में या भूमंडलीकरण को दौर को ज़्यादा प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक उदारवादी विचारधारा भी आगे बढ़ी और हम देखते हैं कि 90 के दशक में जहाँ बात करते हैं, तो इस प्रकार से उस दशक की जहाँ बात करते हैं तो उस दशक में विशेष रूप से जो उदारवादी व्यवस्था है या उदारवाद ने जो जन्म लिया था, और उदारवाद के कारण ही भूमंडलीकरण को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था। हम अब बात करते हैं कि भूमंडलीकरण के विभिन्न जो प्रारूप क्या है या विभिन्न परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से भूमंडलीकरण के बारे में बताते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अति भूमंडलीकरण भूमंडलीकृतवादी व्यवस्था क्या है। ये जो व्यवस्था है ये भूमंडलीकरण को एक सकारात्मक रूप में देखते हैं। इसके अनुसार भूमंडलीकरण से सभी को फायदा होता है। दुनिया एक वैश्विक गांव की रूप में परिवर्तित हो रही है। राष्ट्र और राज्यों के बीच में आत्मनिर्भरता के जो संबंध है वो संबंध बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार से ये एक प्रकार से देखा जाता है तो दोनों राष्ट्रों या सभी राष्ट्रों को आपस में फायदा मिलता है। संदेहवादी दृष्टिकोण की जहाँ बात करते हैं तो कुछ लोग भूमंडलीकरण को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें कुछ लोगों का ही फायदा हो रहा है, यानी कि अमीर और गरीबों के मध्य जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, अर्थात इसमें पूंजीवाद का और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि पूंजीवाद का जो ज़्यादा प्रसार किया जाता है, जिससे कि पूंजीवादी अपनी रक्षा के लिए भूमंडलीकरण के दौर में अपना फायदा देखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग इसको एक नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हम परिवर्तनवादी दृष्टिकोण की जहाँ बात करते हैं तो इसके अनुसार भूमंडलीकरण एक अंतर्राष्ट्रीयवाद को या पार अंतर्राष्ट्रीयवाद की जो विचारधारा है इसको बल मिला है। इससे सभी राष्ट्रों को समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है कि कुछ राष्ट्रों को इसमें ज़्यादा लाभ मिला हो और कुछ राष्ट्रों को इसमें कम लाभ मिला हो। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से देखते हैं कि ये परिवर्तनवादी दृष्टिकोण ये कहते हैं कि इसमें कुछ जो राष्ट्र हैं उसको हो सकता है कि ज़्यादा लाभ मिला हो, लेकिन ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कुछ राष्ट्र को ज़्यादा लाभ मिला हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ लाभ ऐसे भी हो सकते हैं, राष्ट्र हो सकते हैं जिनको उसकी अपेक्षा थोड़ा लाभ मिला जा सकता है। या ये दृष्टिकोण ये देखते हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में हर राष्ट्र ये देखता है कि सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की ओर ध्यान देता है। तो ऐसी स्थिति में जो विकसित राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्रों की तुलना में अधिक फायदे में रह सकता है। तो इस प्रकार से ये भूमंडलीकरण के जो अलग अलग जो प्रारूप हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि भूमंडलीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व को एक गांव के रूप में देखती हैं या संपूर्ण विश्व को एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखती हैं, और इस प्रकार से भूमंडलीकरण उस विश्व अर्थव्यवस्था को एक मानकर सताएं जिसमें वस्तु सेवा एवं वित्त का मुक्त रूप से आदान प्रदान हो सकता है। धन्यवाद।